फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, वो बदनाम गलियाँ अंतिम भाग। राजेश की बात सुनकर विजय अंदर तक टूट चुका था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके पिता इतने घटिया और नीच इंसान भी हो सकते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, मगर खुद के जज्बातों को रोकते हुए वो बोला, फिर क्या हुआ? क्या फिर आप पारो को अनाथालय छोड़ आए? हाँ, राजेश ने जवाब दिया। एक गहरी सांस ली और बोला, 1 साल तक बच के भागता रहा, मगर उनको मेरे और पारो के बारे में पता चल चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी मैं पारो को नहीं बचा सका। पारो के जाने से मैं तो पूरा खत्म ही हो चुका था। अपने परिवार को खोने के बाद पार्वती ही मेरी एकमात्र जीने की आस थी। तुमने आज मुझ में फिर से प्राण फूंक दिए, मुझे एक बार फिर मेरी पारो लौटा दी। तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं विजय? राजेश ने रुंधे गले से कहा। राजेश की बात सुनकर विजय कुछ पल शांत रहा और फिर उठकर राजेश के पास गया और उनका एक हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, बस कुछ चाहता हूँ, आप बस उसकी इजाज़त दे दीजिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। विजय की बात सुनकर राजेश ने अपना दूसरा हाथ विजय के हाथ पर रखा और कहा, हाँ बोलो बेटा। यह सुनकर विजय ने एक लंबी सांस ली और बोला, मैं पार्वती से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। विजय ने पार्वती की तरफ देखते हुए राजेश से कहा तो राजेश मुस्कुराया। विजय की बात सुनकर पार्वती बोल पड़ी, नहीं, ये सही नहीं है साहब, ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, इस पर भी हमारी बात हो चुकी है, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? हम बोल तो चुके हैं कि हम वो लड़की नहीं जो आपकी ज़िंदगी संवार सके, उल्टा और मुश्किलें आ जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। और जबकि अब हम ये जान चुके हैं कि आपके पिता जमींदार साहब हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, वो इन सब की मंजूरी बिल्कुल नहीं देंगे। और गांव वाले क्या कहेंगे उनसे? हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं, अब कुछ नहीं हमारे पास खोने के लिए साहब। पार्वती ने अपनी भरी आंखों से विजय की आंखों में देखते हुए कहा तो विजय उसके करीब आया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, जिद्दी मैं हूँ या तुम? इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो मैं खुद निपट लूंगा। तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं। और क्या खोने से डर रही हो? और मेरा क्या? मुझे खोना मंजूर है तुमको? बोलो, मत डरो इतना, अब कुछ नहीं खोना पड़ेगा तुमको, ये वादा है मेरा। अब ठीक? विजय ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ पार्वती को समझाया तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने बड़ा सा मुस्कुराते शर्माते हाँ में गर्दन हिलाई। अंततः दोनों की रजामंदी से राजेश ने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिलहाल विजय के कहने पर पार्वती के पिता ने दोनों की शादी एक मंदिर में जाकर करा दी। पार्वती को लेकर विजय गांव लौटा तो गांव में जैसे हड़कंप ही मच गया हो। जमींदार का बेटा और इतनी आनन फानन में शादी, वो भी बिना माँ बाप को बताए। लोग जितना मुंह उतनी बातें करने लगे। वैसे भी छोटी जगह पर बात आग की तरह फैलते देर नहीं लगती। पार्वती को साथ लेकर विजय अपने घर पहुंचा तो विजय के पिता हैरान रह गए। विज्जू, क्या है ये सब? कौन है ये लड़की? जमींदार ने पार्वती को देखते हुए पूछा। अब तक विजय की माँ भी आ चुकी थी। जमींदार ने विजय और पार्वती के गले में माला देख आश्चर्य और गुस्से से पूछा, विजय ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? और तुम्हारे गले में माला किस लिए हैं? आपकी बहू है बाबा, पार्वती, और आपकी सजा भी। विजय ने गंभीर भाव से जवाब दिया तो जमींदार हैरानी और गुस्से से विजय को ताकने लगा। ऐसे क्या देख रही हैं बाबा? मुझे आपकी सब सच्चाई पता लग चुकी है। आपने राजेश जी के परिवार के साथ क्या क्या किया, कितने नीच और गिरे हुए हैं आप, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। विजय ने बहुत भारी मन से कहा और राजेश को आवाज लगाकर उसे भी अंदर बुला लिया। जमींदार राजेश को देखते ही पहचान गया और घबराकर बोल पड़ा, तुम जिंदा हो? तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, जिंदा हूँ, और ये जो तेरी बहू है ये मेरी बेटी पारो है। तेरे लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी? राजेश ने जवाब दिया। राजेश की बात सुनकर जमींदार ने एक बार पार्वती को देखा और फिर विजय को देखकर चिल्लाया, बाहर निकालो इन लोगों को, मैं शादी को नहीं मानता, उतारो ये हार। अपने पिता का रवैया देख विजय ताव में आ गया। चिल्लाइए मत बाबा,
चिल्लाने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी। अब कोई फायदा नहीं, हमारी शादी हो चुकी है। आपने जिस लड़की की जिंदगी खराब कर डाली उसे कोठे पर बिठा दिया। आज वही आपके घर की इज्जत बन चुकी है। अब पूरी जिंदगी आपको इस सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इससे बड़ी सजा और प्रायश्चित और कोई नहीं हो सकता। जमींदार चुपचाप खड़ा विजय की बातें सुन रहा था, मगर उसके मुंह से ना तो कोई बोल छूट रहे थे और ना ही कोई प्रतिक्रिया थी। यह देख विजय की माँ नाराज होते हुए बोली, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का विज्जू? क्या हमारे यही संस्कार है? अपनी माँ की बात सुनकर विजय बोला, माँ हमें माफ कीजिएगा, मगर बाबा ने जो जो किया है उसकी सजा तो सजाए मौत भी शायद कम ही होगी। ये मेरी बदनसीबी है जो मैं इनका बेटा हूँ। आप ही तो कहती थी ना कि हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना, इसीलिए ही शायद आप मुझे शुरू से ही देश की सेवा में समर्पित करना चाहती थी। फिर अब ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? यह सुन विजय की माँ कुछ पल शांत हुई, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शायद तू सही कह रहा है विज्जू। मैं ही पति मोह में अंधी होकर इतने सालों से कुछ ना कर सकी। सब कुछ जानते समझते हुए भी मैं इनको ना रोक पाई और ना ही इनको बदल पाई। काश तब ऐसा ना होता तो आज ये सब भी ना होता। मैं भी इसमें पूर्ण दोषी हूँ मेरे बच्चे। अब पार्वती को अपनाकर हम अपना प्रायश्चित करेंगे। यह कहकर विजय की माँ सुबकने लगी। यह देख जमींदार गरजा, चुप बिल्कुल, बंद करो ये रोना धोना। ये 2 टके की लोंडियां मेरे घर की लक्ष्मी कभी नहीं बन सकती। इतना कुछ होने के बाद भी जमींदार के तेवर वैसे के वैसे ही थे। वो पार्वती को अपनाने के लिए एक पल के लिए भी तैयार नहीं था। उधर जमींदार की हवेली के बाहर काफी लोगों का जमावड़ा भी लग चुका था। कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और ये सब बातें हवेली से लोगों के बीच पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। पार्वती का सच और जमींदार की हरकतें अब लोगों के बीच चर्चा का कारण बनना शुरू हो गई थी। लोग बड़ा चढ़ाकर अपनी अपनी बातें कह रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोग जमींदार की हरकतों से वाकिफ नहीं थे या भुगत नहीं रहे थे, मगर जो बातें अब तक छुपी हुई थी वो खुल्लम खुल्ला हो चुकी थी। जिन लोगों की जमींदार के आगे बोलने तक की हिम्मत नहीं थी, वो ही आज लाइन में सबसे आगे खड़े हुए थे। एक नौकर ने आकर जमींदार के कान में बाहर की स्थिति और लोगों की परिचर्चा के बारे में कहा तो जमींदार की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन लोगों की इतनी जरूरत कि हमारे बारे में उल्टा सीधा कहें। जमींदार गुस्से और अपमान से गुस्से में तमतमा रहा था। हमें आशीर्वाद नहीं देंगे बाबा? विजय ने कहा तो विजय की आवाज ने जमींदार का पारा बढ़ाकर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जो कुछ भी हुआ उससे जमींदार को जैसे कोई सदमा सा लगा हो। जैसे ही वो तीव्रता के साथ अपनी बंदूक उतार पार्वती की तरफ बढ़ा, गुस्से और अपमान की आग में जलता जमींदार अचानक से गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। शायद हृदय आघात होने के कारण उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था और हाथ पैर सुन, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने विजय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो यह देख विजय अपने पिता के पास दौड़ा और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। विजय की माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। अचानक से जमींदार ने पार्वती के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। कहते हैं ना कि मौत की कगार पर खड़े इंसान को पल भर में ही सही और गलत समझ आ जाता है। तभी तो रावण ने भी शायद इसी कारण अपने अंतिम समय में भगवान राम के सामने अपने हाथ जोड़ क्षमा मांग ली थी। जमींदार की आंख से एक पश्चाताप का आंसू लुढ़का और कुछ ही पल में उसके प्राण निकल गए। 6 महीने बाद, माँ हमारी इस संस्था का उद्घाटन अपने हाथों से कीजिए। आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। पार्वती ने विजय की माँ को कैंची पकड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। विजय की माँ ने एक नज़र पार्वती पर डाली और उसकी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी और वो बहुत धीरे से बुदबुदाई, इनको माफ कर देना बेटी। तुम दोनों ने समाज में इन धंधों में फंसी औरतों और लड़कियों की जिंदगी सुधार हेतु जो भी अभियान चलाया है वो बहुत सार्थक होगा। तुम्हारी ये संस्था जीनत एक बदलाव दिन प्रतिदिन खूब बुलंदियों को छुए और साथ ही औरतों को जिंदगी की एक नई दिशा भी दे। अब तुम दोनों का भी ये कठिन सफर भी पूर्ण हुआ। अब तुम दोनों भी दोबारा से विवाह बंधन में बंध जाओ। विजय की माँ ने पार्वती के सर पर हाथ फेरते हुए कहा।
विजय और पार्वती ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। दोनों की आंखों में एक अलग सी खुशी और चमक थी। शादीशुदा होकर भी उन दोनों ने अपने लक्ष्य को पूरा होने तक एक साथ ना रहने का प्रण लिया था। इन 6 महीनों में विजय और पार्वती ने जीनत के केस पर अपना दिन रात एक कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उस नेता के खिलाफ सीबीआई ने काफी सबूत जुटा लिए थे और नेता के बाकी मेहमान साथियों को भी पकड़ लिया गया था। उन सबूतों के बिना पर उस नेता को 20 साल कैद और उसके साथियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। शकाल और फूलन देवी को 15-15 साल कैद की सजा मिली और साथ ही उनसे कोठा जब्त कर लिया गया। महिला संरक्षण केंद्र में भी सभी महिलाओं को लघु उद्योगों में सम्मिलित करने से उनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली थी। साथ ही अपनी संस्था द्वारा इस धंधे में फंसी औरतों और लड़कियों को, जो कि इसमें नहीं रहना चाहती थी, उनको भी एक नई जिंदगी दी। पार्वती ने अब इसे ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि विजय और पार्वती की ये अनूठी प्रेम कहानी अब बस पूरी होने वाली थी। कुछ महीनों बाद पार्वती और विजय का विवाह आज पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा संपन्न हो गया था। हाथों में विजय के नाम की मेहंदी लगाए सुहाग सेज पर सजी सवरी बैठी पार्वती के दिल की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जीनत, काश तुम होती। देखो, आज मैंने भी मेहंदी लगाई है, आज मैंने भी लाल जोड़ा पहना है। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ जीनत, तुम मेरे दिल में सदा जिंदा रहोगी। यही सब सोचती वो विजय का इंतजार कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो पार्वती ने तुरंत अपना घूंघट खींचकर लंबा कर लिया। यह देख विजय मुस्कुराया और कमरे का दरवाजा बंद कर पार्वती के समीप ही आकर बैठ गया। इतना लंबा पर्दा, वो भी मुझसे? आज तो ये चांद निकल जाने दो। यह कहकर विजय ने मुस्कुराते हुए पार्वती का घूंघट उठाया। विजय को मुस्कुराता देख पार्वती ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। विजय बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो पार्वती, खास कर ये लाल जोड़ा और ये मेहंदी। विजय की बात सुन पार्वती की आंखों में नमी भर आई। ये सब आपके और जीनत के कारण हुआ है साहब। अब भी साहब? विजय ने मुस्कुराकर कहा तो पार्वती भी मुस्कुरा उठी। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। अब रोने के दिन गए पगली, अब तो खुशियां आई हैं। अब हम साथ हैं सदा के लिए। विजय ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा और उसके होठों पर अपने होठ अंकित कर दिए। पार्वती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज उसे वाकई में एक पत्नी और एक पूर्ण औरत होने का एहसास हो रहा था। विजय का एक एक स्पर्श उसके ऊपर बीते पुराने दुखों को धो रहा था। उसने धीरे धीरे खुद को विजय को समर्पित कर दिया। ये समर्पण आज एक वास्तविक समर्पण था, जिसके गवाह चांद और तारे बने। वो समर्पण जो 2 जिस्मों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन था। आज की ये हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।